हेलो एस्पिरेंट, ये है प्रीलिम्स रिवीजन कोर्स की क्लास 4। फॉर्मेट बहुत ही सिंपल है। इस पे हम जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो सॉल्व करेंगे और उन्हें याद करने की ट्रिक्स बताएंगे, ताकि अगर सिमिलर काइंड ऑफ स्टेटमेंट या फिर सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में दिखें तो आप इजीली ये डिसाइड कर सकें कि ये स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है। और वीडियो के लास्ट में आप फिर कमेंट करिएगा कि आपका स्कोर क्या रहा, आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वीवीएस अय्यर। पहली स्टेटमेंट है, ही वॉज अ रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर एंड तमिल स्कॉलर बॉर्न इन तिरुचिपल्ली इन 1881। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसको आपको जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा आता है उसमें जो अय्यर है उससे आपको जो है रिलेट करके याद करना है। वो कहाँ का है? तमिलनाडु का है। तो ये भी कहाँ के हैं? ये भी तमिल स्कॉलर है, तमिलनाडु के हैं। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट है, ही बिकेम अ कोर मेंबर ऑफ इंडिया हाउस इन लंदन एंड वर्क विथ विनायक दामोदर सावरकर इन दी सीक्रेट अभिनव भारत सोसाइटी। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। इसको भी आपको याद करना है। तीसरा स्टेटमेंट है, ही वॉज डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन असैसिनेटिंग द ब्रिटिश कलेक्टर रॉबर्ट एस। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे, बल्कि जिसने इसको असैसिनेट किया था एस को, उसको ट्रेनिंग दी थी इन्होंने। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। फोर्थ स्टेटमेंट है, ही पायोनियर्ड मॉडर्न तमिल स्टोरी टेलिंग एंड ट्रांसलेटेड क्लासिकल तमिल वर्क इनटू इंग्लिश। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसमें जो याद करनी है आपको चीज़ें, वो तीन चीज़ें याद करनी है कि जो ये वी एस अय्यर हैं ये तमिलनाडु के हैं, और तमिल स्कॉलर हैं। इसके अलावा अभिनव भारत सोसाइटी इसके मेंबर भी हैं, और जो रॉबर्ट एस का असैसिनेशन हुआ था, या कह लें जो असैसिनेटर थे उनकी ट्रेनिंग इन्होंने करी थी, ट्रेनिंग दी थी इन्होंने। इसके अलावा ये तमिल वर्क को ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। ओके, ये 4 पॉइंट आपको याद करने हैं, और इसमें आपका एक स्टेटमेंट गलत है, बाकी 3 सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 3 ओनली। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा। तो क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा की बात कर लेते हैं। तो ये एक प्लाज्मा है, जिस तरह से नाम में इसमें दे रखा है। इसके 2 कंपोनेंट है, एक क्वार्क है और एक है ग्लूऑन। अब ये है क्या? बिग बैंग के बाद ये जस्ट आफ्टर ये एक जो मैटर है वो मिला था। अब समझिए कि बिग बैंग क्या था, एक ब्लास्ट था। तो उसके जस्ट बाद जो मिलेगा वो बहुत ही हॉट स्टेट में होगा। तो जो हमारी पहली स्टेटमेंट है QGP यानी क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा इज एन एक्सट्रीमली हॉट स्टेट ऑफ मैटर कंपोज्ड ऑफ क्वार्क एंड ग्लूऑन। ये हमें नाम से ही पता चल रहा है, एग्जिस्टिंग जस्ट आफ्टर द बिग बैंग। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, इट बिहेव्स लाइक अ नियर परफेक्ट फ्लूइड विद प्रॉपर्टीज सच एज विस्कोसिटी एंड फ्लो इवन एट स्मॉल स्केल। विस्कोसिटी समझ लेते हैं क्या होता है। विस्कोसिटी होता है कि
किसी भी फ्लूइड की एक दूसरे मॉलिक्यूल को कितनी टाइटली वो पैक करता है। जैसे वाटर है तो पानी आप अगर छोड़ेंगे तो वो फ्लो कर जाएगा, लेकिन वहीं पे अगर हम उसकी हनी की बात करें तो हनी जो है वो बिल्कुल बहुत ही इकट्ठे रहेगा। इसको विस्कोसिटी बोलते हैं। तो हनी की विस्कोसिटी हाई है और कंपैरेटिवली वाटर की लो है। तो ये बिल्कुल एक परफेक्ट फ्लूइड के नियर की प्रॉपर्टी रखता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2। अगले क्वेश्चन में आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स रूल 2025। पहला स्टेटमेंट है, फॉरेन नेशनल्स सीकिंग टू एक्सटेंड देयर स्टे बियॉन्ड 180 डेज मस्ट कंप्लीट रजिस्ट्रेशन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द परमिटेड स्टे पीरियड। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पहले क्या होता था कि 180 डेज के बाद भी आपको 14 डेज का ग्रेस मिल जाता था, ग्रेस पीरियड, कि अगर आप 180 डे में नहीं करा पाए, कोई भी फॉरेन जो आया है अगर वो 180 डे में नहीं करा पाया तो उसके बाद उसके पास 14 दिन का ऑप्शन होता था कि वो रिन्यू करा ले। दूसरा स्टेटमेंट है, और मतलब अब ये हट गया, 14 डेज का जो ग्रेस पीरियड है ये हट गया है। अब 180 डेज के अंदर स्ट्रिक्टली आपको कराना है। दूसरा स्टेटमेंट है, पेरेंट्स मस्ट इन्फॉर्म अथॉरिटीज विद इन 30 डेज इफ अ चाइल्ड इन इंडिया लेटर एक्वायर्स फॉरेन सिटीजनशिप। कि अगर किसी लड़के ने, किसी बच्चे ने बाहर की सिटीजनशिप ले ली है फॉरेन कंट्री की, तो फिर उसे जो है क्या कहेंगे, उसे 30 दिन के अंदर अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करना है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। पहले ऐसा कोई रूल नहीं था, लेकिन अब क्योंकि ये सब इमिग्रेशन नॉर्म्स बहुत ही स्ट्रिक्ट हो रहे हैं तो आपको ये दोनों चेंजेस किए गए हैं कि जो फॉरेन आए हैं उनको 14 डेज का ग्रेस पीरियड हटा दिया है, और जो यहाँ से बाहर की सिटीजनशिप ले रहे हैं उनके पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म करना है 30 डेज के अंदर। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2। अगले क्वेश्चन में आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मिशन स्नेह जोरी। तो ये क्या है, दिस इनिशिएटिव सीक्स टू प्रमोट आसाम्स गोल्डन सिल्क थ्रू अ क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट मॉडल। ये बिल्कुल सही है। मिशन स्नेह जोरी के अंदर क्या है कि जो हमारा मूगा सिल्क है उसे डेवलप करने की बात हो रही है क्लस्टर बेस्ड मॉडल में, ताकि जो उसकी सप्लाई चेन है और जो भी उसका प्रोडक्शन है वो बढ़ाया जा सके। दूसरा स्टेटमेंट है, द मिशन एम्स टू रिप्लेस मूगा सिल्क कल्टीवेशन विद सिंथेटिक सिल्क प्रोडक्शन फॉर एक्सपोर्ट मार्केट। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जब किसी नेचुरल चीज़ को हम प्रमोट कर रहे हैं तो सिंथेटिक चीज़ का प्रोडक्शन हम बढ़ाकर उसे उससे रिप्लेस क्यों करेंगे। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। ऑप्शन आएगा आपका ऑप्शन ए, ओनली 1। अगला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू इंडियाज एयर डिफेंस आर्किटेक्चर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है, द S-400 सुदर्शन, ये वही आपका आर्म है जो हमने रसिया से लिया है। इंटीग्रेट्स विद इंडिजिनस इनिशिएटिव लाइक प्रोजेक्ट कुसा टू क्रिएट अ मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी अम्ब्रेला। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि ये जो S-400 है ये हमारे एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कह लीजिए या फिर आर्म कह लीजिए उनके साथ इंटीग्रेट हो जाता है, जिससे हमारी जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला है वो भी इंक्रीज हो जाती है और मल्टी लेयर्ड बन जाती है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा स्टेटमेंट आता है, इन द S-400 सिस्टम AI इज यूटिलाइज्ड फॉर ऑटोनॉमस इंगेजमेंट ऑफ एरियल थ्रेट्स विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ह्यूमन इंटरवेंशन के बिना हो जाता है। AI इनेबल्ड है S-400 कि वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा, लेकिन जो फाइनल डिसीजन हमेशा एक ह्यूमन के पास है कि अटैक करना है या नहीं करना है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। तीसरा स्टेटमेंट है, द S-400 इज कंसीडर्ड a mobile surface to air missile system which allows for tactical deployment along borders। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि ये जो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है ये
मोबाइल है यानी मूवेबल है, इसीलिए हमारे जो बॉर्डर्स है वहाँ पे इसे टैक्टिकली डिप्लॉय किया जा सकता है। तो दूसरा ऑप्शन आपका गलत है, दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, तो ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन गलत हो जाते हैं। ऑप्शन सी आपका बचता है 1 एंड 3 ओनली। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू इंडिया चाइना बॉर्डर एग्रीमेंट इज करेक्ट। पहली स्टेटमेंट है कि द 1993 एग्रीमेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग द LAC was the first major confidence building agreement signed between India and China on border management। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि सबसे पहला हमने 1993 में किया था। इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है कि द स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स मैकेनिज्म was created to discuss trade and investment issues between India and China। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि बॉर्डर एरिया डिसाइड करने के लिए, बॉर्डर एग्रीमेंट के लिए हमने ये स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म क्रिएट किया था, इसके 10 साल बाद 2003 में। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, पहला सही है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये कुछ स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट है, ईरान व्यूज इट्स स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज एज नेसेसरी फॉर डिटरेंस अगेंस्ट एक्सटर्नल थ्रेट्स। कि जो ईरान है वो अपनी जो स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज़ है उसे ज़रूरी समझता है ताकि जो एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं उनसे बचा जा सके, उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सके। दूसरा स्टेटमेंट है, द यूनाइटेड स्टेट्स सीक्स कंस्ट्रेंट ऑन ईरान्स न्यूक्लियर एंड मिसाइल प्रोग्राम्स। ये बात भी सही है कि जो यूएस है वो ईरान की न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम्स पर एक तरह से उसके अगेंस्ट में हमेशा रोक लगाना चाहता है। तीसरा स्टेटमेंट है, रीजनल एक्टर्स ऑफन पजेस सिक्योरिटी इंटरेस्ट दैट डू नॉट परफेक्टली अलाइन विद दोज ऑफ मेजर पावर्स। कि किसी भी के एरिया के किसी भी रीजन के जो रीजनल एक्टर्स हैं उनके सिक्योरिटी इंटरेस्ट हो सकता है, होता ही है कि जो मेजर पावर्स होती हैं उनसे अलाइन नहीं करता। फॉर एग्जांपल ईरान जो है वो उसके अपने कुछ इंटरनल इश्यूज हैं, रीजनल इश्यूज हैं, पर यूएसए जो चाहती है उसके साथ वो चीज़ कंपैटिबल नहीं है। यही इस स्टेटमेंट में कहा गया है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्रेंसेस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट। पहला है, सिक्योरिटी डायलेमास कैन मेक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन डिफिकल्ट इवन व्हेन ऑल पार्टीज सीक स्टेबिलिटी। तो ये बात सही है कि जब सिक्योरिटी डाउट में होगी तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि सारी पार्टीज स्टेबिलिटी चाहती हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, रीजनल जियोपॉलिटिकल राइवलरीज में कॉम्प्लिकेट बायलेटरल पीस नेगोशिएशंस। ये बात भी सही है कि जो बायलेटरल पीस नेगोशिएशन है वो खराब हो सकती हैं रीजनल जियोपॉलिटिकल राइवलरीज की वजह से। ये करंट कंटेक्स्ट में देखिए तो फिर ईरान और यूएसए के रिलेशन में बहुत ही सही स्टेटमेंट है। थर्ड इन्फ्रेंस है, द रिमूवल ऑफ इमीडिएट मिलिट्री हॉस्टाइल ऑटोमेटिकली गारंटीज अ ड्यूरेबल पीस सेटलमेंट। तो ये इन्फ्रेंस आपका गलत है क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर हम इमीडिएट मिलिट्री हॉस्टिलिटीज़ को रिमूव कर दें तो ऑटोमेटिकली एक ड्यूरेबल पीस सेटलमेंट हो जाएगी। क्यों, लॉन्ग टर्म में जो डेमोक्रेटिक है या फिर जो गवर्नेंस है वो चीज़ स्टेबल होनी चाहिए, वरना थोड़े टाइम के लिए तो पीस आ सकता है पर लॉन्ग टर्म में वो ड्यूरेबल नहीं होगा। तो थर्ड स्टेटमेंट आपकी गलत है, थर्ड इन्फ्रेंस गलत है। तो ये तीन ऑप्शन आपके गलत हो जाते हैं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू लैंड पूलिंग इज आर करेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट है, इन अ लैंड पूलिंग मॉडल लैंड ओनर्स रिसीव अ पोर्शन ऑफ द डेवलप्ड एंड सर्विस्ड लैंड बैक आफ्टर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन। पहला स्टेटमेंट सही है। इसको एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज ये एक एरिया है, अब इसमें 4 मान लेते हैं, 4 इसके ऑनर्स हैं, लेकिन जो लैंड है वो बहुत ही एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन कह लें या डिफ़िकल्ट मैपिंग में है। ये ए का पोर्शन है, ये बी का पोर्शन है, ये सी का पोर्शन है, ये डी का पोर्शन है। इसमें कोई भी ओनर अपना
डेवलपमेंट कर नहीं सकता, क्योंकि अगर इसको हम एक प्रॉपर इसमें हम मैप कह लीजिए बनाएंगे, एक नक्शा बनाएंगे, प्लॉटिंग करेंगे, तो फिर ये काफ़ी सारा एरिया वेस्ट जाएगा। तो इसका रीडेवलपमेंट होगा। रीडेवलपमेंट में क्या होगा कि ये पूरा लैंड पूल किया जाएगा, एक पूरे लैंड को एक सिंगल यूनिट मानी जाएगी। उसके बाद इसे प्रॉपरली बाइफरकेट किया जाएगा। मान लीजिए इस तरह से बना देते हैं कि इसमें रोड भी हो और 4 प्लॉट्स आ जाएं, ये ए ले ले, ये बी ले ले, ये डी ले ले, ये वाला सी ले ले। तो अब ये देखिए लैंड पूलिंग करने के बाद जो डेवलप्ड लैंड आया उसमें सबको एक लैंड ओनर जो जितने पुराने थे उन सबको एक डेवलप्ड पोर्शन मिल गया। इसी को लैंड पूलिंग बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट पहली वाली बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कंपेयर्ड टू ट्रेडिशनल लैंड एक्विजिशन लैंड पूलिंग जनरली रिड्यूस डिस्प्लेसमेंट। ये बात सही है। अगर जनरली कुछ होता तो इन लोगों को छोड़कर कहीं रिप्लेस करना पड़ता, कहीं मतलब दूसरी जगह इन्हें रिलोकेट करना पड़ता और ये लैंड फिर डेवलप होती। पर इसमें क्या है, लैंड पूलिंग मॉडल में डिस्प्लेसमेंट रिड्यूस हो जाता है एंड अलाउ शेयरिंग ऑफ डेवलपमेंट बेनिफिट। और जो भी डेवलपमेंट बेनिफिट है, यहाँ इस केस में जैसे ये जो रोड बनी तो इसका फ़ायदा सब लोग उठा रहे हैं। ओके, तो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है। करेक्ट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड डी। अगले क्वेश्चन में आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है इजिप्ट वॉज द फर्स्ट अरब कंट्री टू रिकॉग्नाइज इजराइल थ्रू द कैंप डेविड अकॉर्ड्स। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इजराइल को सबसे पहले अगर किसी अरब नेशन ने रिकॉग्नाइज किया था तो वो था इजिप्ट। ये आपको याद रखना है। दूसरा स्टेटमेंट है कि जॉर्डन इस्टेब्लिश्ड डिप्लोमेटिक रिलेशन विद इजराइल थ्रू अ पीस ट्रीटी साइंड इन 1994। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इजराइल के साथ जॉर्डन ने 1994 में पीस ट्रीटी साइन की थी। ये आप अगर याद करें तो ये WTO बनने का पहले का जस्ट 1 साल पहले की बात है। तीसरा है स्टेटमेंट ऑल मेंबर्स ऑफ द अरब लीग करंटली रिकॉग्नाइज इजराइल। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि बहुत सारी अरब कंट्रीज अभी भी हैं जो कि इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करती। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका गलत है, पहली और दूसरी सही है। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली 2। अगले स्टेटमेंट पर आते हैं। कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। पहला स्टेटमेंट है द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया derives its constitutional authority for preparing and revising electoral rolls from Article 324 of the Constitution। तो ये आर्टिकल मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आर्टिकल भी सही है। इसको अगर आपको याद करना हो तो इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल 324 है, तो आप इसको ऐसे याद करिएगा। मतलब 320 तो याद हो जाता है, लास्ट में जो डिजिट आएगा वो इन दोनों का सम 3 + 2 5 होता है, तो उससे एक कम 4 आएगा। ओके, दूसरा स्टेटमेंट है अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 द इलेक्शन कमीशन में अंडरटेक अ स्पेशल रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स एट एनी टाइम फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट यानी RPA 2 हैं, पहला है 1950 और दूसरा है 1951। जो पुराना वाला है उसमें इलेक्शन से पहले की चीज़ें हैं, मतलब पहले की सारी चीज़ें दे रखी हैं कि इलेक्शन से पहले किस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिवाइड होंगी, डिलिमिटेशन कैसे होगा, कितनी सीटें होंगी। और जो 1951 वाला है इसमें है सारी जो भी इलेक्शन होने के बाद, जो मान लीजिए इलेक्शन होने का जो रिजल्ट आ जाता है उसके बाद उसको कैसे प्रॉब्लम टैकल करेंगे। जैसे कोई MP जीत गया तो क्या वो अगर 2 सीट से जीता है तो क्या वो दोनों सीटों पर रह सकता है या कौन सी खाली करनी होगी। अगर वो MP और MLA दोनों बन जाता है तो कौन सा रहेगा। अगर वो MP मतलब राज्यसभा और लोकसभा दोनों में इलेक्शन जीत जाता है फिर वो क्या करेगा। तो ये सारी चीज़ें इलेक्शन के बाद वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी 1951 यानी बाद वाले एक्ट में। इसके अलावा अगले स्टेटमेंट में आते हैं द सुप्रीम कोर्ट वाइल अपहोल्डिंग द SIR एक्सरसाइज
held that verification of eligibility for inclusion in electoral rolls is distinct from a final determination of citizenship। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप सिटीजन हों, आपके पास सिटीजनशिप है, पर आपके पास आपका नाम इलेक्टोरल रोल में नहीं है, किसी भी रीज़न से हो सकता है, आपने वोटर आईडी नहीं बनवाया या फिर कोई स्पेशल रीज़न है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि इलेक्टोरल रोल में आपका नाम है या नहीं है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात पर के कि आपकी सिटीजनशिप है या नहीं है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। चौथा स्टेटमेंट है, द बर्डन ऑफ प्रूविंग एलिजिबिलिटी फॉर इंक्लूजन इन द इलेक्टोरल रोल ऑलवेज रेस्ट ऑन द इलेक्शन कमीशन इवन ड्यूरिंग अ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। स्टेटमेंट कह रही है कि एसआईआर में भी जो आपकी एलिजिबिलिटी प्रूव करने का बर्डन है कि आपको इलेक्टोरल रोल में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये बर्डन, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन की है। जबकि आप अगर रिसेंटली आपने अभी न्यूज़ देखी हो तो सारे लोग एसआईआर के अगेंस्ट इसीलिए हैं क्योंकि इसमें जो मेंबर है, जो कैंडिडेट है, उसे प्रूव करना है कि वो इलेक्शन मतलब इलेक्शन में पार्ट लेने के लिए इलेक्टोरल रोल में इंक्लूड होने के लिए एलिजिबल है। तो फोर्थ स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है और तो एक स्टेटमेंट गलत है, बाकी सही है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन वेस्ट बंगाल इज करेक्ट। पहला है, द दुर्गापुर आसनसोल बेल्ट इज एसोसिएटेड विद स्टील इंजीनियरिंग एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। ये सही स्टेटमेंट है क्योंकि ये जो आपका एरिया है दुर्गापुर, आप अगर देखें तो यहाँ पर आपने कोल माइन में भी आपने इसका बहुत सारा नाम सुना होगा। मूवी एक आई थी अक्षय कुमार की, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। दूसरा स्टेटमेंट है, हल्दिया हैज इमर्ज्ड एज एन इम्पॉर्टेंट पेट्रोकेमिकल एंड पोर्ट बेस्ड इंडस्ट्रियल हब। ये स्टेटमेंट भी सही है, हल्दिया का नाम आपने सुना होगा हल्दिया पोर्ट में। तीसरा स्टेटमेंट है, द कोलकाता लेदर कॉम्प्लेक्स इज अमंग द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड लेदर क्लस्टर्स इन एशिया। ये बात भी सही है। ज़्यादातर हम लोग कानपुर का नाम सुनते हैं लेदर में, पर इस पर कंफ्यूज मत होइएगा, ये इस टाइम कोलकाता में ज़्यादा बेटर हो रहा है। कानपुर की जो लेदर इंडस्ट्री है वो तो अब जैसे तैसे चल रही है, सरवाइव करना भी मुश्किल हो रहा है। तो यहाँ पर 3 चीज़ें आपको याद रखनी है वेस्ट बंगाल के कंटेक्स्ट में। पहला है कि इसका जो दुर्गापुर और आसनसोल वाला बेल्ट है वो बहुत सारी स्टील इंजीनियरिंग और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के लिए जाना जाता है। दूसरा है, आपको याद रखना है कि यहाँ पे एक हल्दिया पोर्ट है जो पेट्रोकेमिकल वाइज बहुत इम्पोर्टेंट है। और तीसरा आपको याद रखना है कोलकाता का लेदर कॉम्प्लेक्स। और तीनों सही हैं, इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो इसी के साथ आज का जो हमारा क्लास है वो ख़त्म हुआ, एमसीक्यूज़ भी ख़त्म हुए और आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे, आपको याद करने में आसानी होगी इससे। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे, क्लासेस अच्छी लगें, फ्रूटफुल लगें, तो आप इन्हें शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा कमेंट में आप अपना फीडबैक ज़रूर बताइएगा, आपको जो भी लग रहा हो, और आप अपना स्कोर लिखिएगा कितने क्वेश्चन आपने करेक्ट किए हैं। और इन वीडियोस को आप कम से कम 3 बार देखिए एग्ज़ाम से पहले, तो आपको चीज़ें एकदम दिमाग में सेट होती जाएंगी। थैंक यू।